हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इकोनॉमी के करेंट अफेयर्स जो जुलाई, अगस्त, सितंबर के हैं। 3 मंथ को इसमें कवर किया गया है, क्योंकि हमने जैसे पहले ही कहा था कि अब जो भी करेंगे करेंट अफेयर्स वो 3-3 महीने लेकर करेंगे। जैसे कि पहले हम लोग का हो चुका है, साइंस हो चुका है, आज इकोनॉमी कर रहे हैं और फिर आगे ऐसे ही जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग कवर करेंगे। और ये जो इकोनॉमी के करेंट अफेयर्स हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम 18 जून को है यूपीएससी का, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना, द नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, यानी इसको शॉर्ट में नेप्स भी कहते हैं। तो नेप्स के अंतर्गत वर्ष 2019 से 20 तक 50 लाख ट्रेनिंग किया जाएगा। जो हमारे प्रशिक्षुक हैं, मतलब इसके अंतर्गत जो भी सिलेक्ट किया जाएगा उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। मतलब इसका लक्ष्य 50 लाख है। और कितना दिन तक है इसको? 2019 तक, 19-20 तक इसको लक्ष्य रखा गया है 50 लाख। ठीक, तो इसमें देखेंगे आगे कि यह जो है ये किसको कवर करता है। जो राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना है, यह राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति 2015 अर्थात नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 को यह उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस योजना को बनाया गया है। तो हम लोग जान लेते हैं कि ये जो राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति है 2015, इसमें क्या है। तो इसके प्रमुख जो लक्ष्य हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि यह है उच्च मानकों सहित गति के साथ बड़े पैमाने पर कौशल प्रदान करते हुए सशक्तिकरण की व्यवस्था तैयार करना। फिर दूसरा है उद्यमिता पर आधारित नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना। तो इसके लक्ष्य हैं और इसी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना द नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देख रहे हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको शॉर्ट में यूपीआई भी कहते हैं। यह क्या है? यह एक साझा मंच है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने बैंक के खाते से पैसे हस्तांतरण मतलब ट्रांजैक्शन तुरंत किसी भी अन्य बैंक खाते में सिर्फ अपनी यूपीआईडी के उपयोग से कर सकता है। मतलब ये ऐसे एक तरह से आईडी है, ऐसी आईडी है जिसको अब ये बाउंडेशन ख़त्म हो गया है कि आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी से आप लोग खाता खोलेंगे। ये इसके आ जाने से ये बाउंडेशन ख़त्म हो गया है और हम लोग किसी भी बैंक के अकाउंट में जाके अपना उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देख रहे हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसे एनडीबी भी कहते हैं। तो एनडीबी ने पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया। तो ये महत्वपूर्ण है कि एनडीबी जो है पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह एक बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्था द्वारा चीन में बेचा जाने वाला पहला युवान नामित ग्रीन बॉन्ड है। ठीक, तो जो एनडीबी ने जारी किया है वो किसको बेचा है? चीन को। और युवान मतलब क्या है? युवान जो चाइनी मुद्रा है, तो वहाँ पे उसके लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किया है जिसे चाइना ने खरीदा है। तो इस बॉन्ड को 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया गया है। जो ग्रीन बॉन्ड चाइना को दिया गया है इसकी अवधि कितनी है? 5 वर्ष। अब हम लोग देख लेते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कि जैसे कि इसमें देख रहे हैं, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक ने अनौपचारिक नाम से भी जाना जाता था। जैसे कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसे ब्रिक्स बैंक के भी नाम से जाना जाता था। और ब्रिक्स समूह के देशों द्वारा स्थापित किए गए नए विकास बैंक का आधिकारिक नाम है। जो एनडीबी जो है ये ब्रिक्स देशों द्वारा ही स्थापित किया गया है, और इसलिए इसको मतलब न्यू डेवलपमेंट इसका नाम दिया गया है। और फिर यह है 2014 के ब्रिक्स सम्मेलन में $100 अरब की शुरुआत अधिकृत पूंजी के साथ नए विकास बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया। मतलब कि इसको कब स्थापित किया गया? 2014। और कितनी पूंजी के साथ? $100 अरब। ठीक, तो इसको और भी जान लेते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इसकी स्थापना 2014 में हुई, 15 जुलाई 2014 में। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसके जो उद्देश्य जो हैं ब्रिक्स देशों व अन्य उभरती
अर्थव्यवस्था में ढांचागत विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराना। जैसे कि हम ब्रिक्स देश जो भी हैं उसको कोई भी परियोजना वगैरह है उसको आर्थिक सहायता देके वहाँ विकास करेगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑफिस रविस शंघाई अर्थात चीन में है। और इसके सदस्य जो होंगे वही होंगे जो हमारे ब्रिक्स के सदस्य हैं, जैसे ब्राज़ील, रसिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। और इसके वर्तमान में जो महासचिव हैं केवी कामत, और जो इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स है, जैसे कि हम लोग जाने कि उसी के उन्हीं ने सब इसको स्थापित किया है। और फिर ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो आगे हम लोग देखेंगे, ये देख रहे हैं हम लोग ग्रीन बॉन्ड। तो जैसे कि हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो ग्रीन बॉन्ड है एनडीबी ने चाइना के लिए जारी किया है। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि ग्रीन बॉन्ड क्या होता है। तो ग्रीन बॉन्ड को हम लोग देख रहे हैं कि हरित बॉन्ड किसी भी, मतलब इसको हरित बॉन्ड हिंदी में कहेंगे। हरित बॉन्ड किसी भी अन्य प्रचलित बॉन्ड की तरह है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जारीकर्ता द्वारा जुटाई गई निधि हरित परियोजनाओं के लिए खर्च किए जाते हैं। तो ये जो है ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि जो ग्रीन बॉन्ड है, जैसे कि बॉन्ड जारी करते हैं जो भी बैंक जारी करते हैं, लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे कि उसको जो जारी किया जाए उसका खर्च किया जाएगा। तो ये हरित, जैसे कि कोई भी इसमें लिखा है एग्जाम्पल के लिए पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, स्थायी जल प्रबंधन, जलवायु पर इत्यादि के लिए जो भी है हरित परियोजनाओं में ही इसका खर्च किया जाएगा। तो हमें ग्रीन बॉन्ड के ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देख रहे हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया विजन 2018। तो ये क्या है? ये मतलब कि यह विजन भारत को, जैसे कि आरबीआई ने इसको जारी किया था। और जैसे क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया का जो किसने जारी किया, तो आरबीआई ने जारी किया। और ये किस पे केंद्रित था? तो ये केंद्रित था कम नकदी और अधिक डिजिटल समाज की ओर ले जाने के लिए। तो इसका मुख्य जो विषय था, विषय ही कह सकते हैं, वो कम नकदी और अधिक डिजिटल समाज की ओर ले जाना था। और किसने जारी किया था? इसे आरबीआई ने जारी किया था। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसे हम लोग को ध्यान में रखना है, याद रखना है। आगे हम लोग देख रहे हैं FCNR अकाउंट। तो ये क्या है? इसको देख लें। यह एक प्रकार का टर्म डिपॉजिट ये खाता है जो विदेशी मुद्रा में अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों द्वारा खोला जाता है। जैसे कि इसको जो खोला जाएगा वो विदेशी अनिवासी जो हमारे NRI हैं उनके और भारतीय मूल के लोगों द्वारा खोला जाएगा। तो ये इसको क्वेश्चन पूछ सकता है कि FCNR अकाउंट क्या है। तो इसके विभिन्न जो टर्म्स है उसको हम लोग याद रखेंगे। तो इसे देख रहे हैं। इसके आगे हम लोग FCNR अकाउंट के बारे में हम लोग आगे देखें। इसमें स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय किसी भी विदेशी मुद्रा को रखा जा सकता है। परिवर्तनीय मतलब कि इसमें जो है इस खाते में किस तरह की मुद्रा रखी जा सकती है? तो जैसे कि जो परिवर्तनीय है, तो परिवर्तनीय मुद्रा के अंतर्गत कौन से आते हैं? इसमें आते हैं अमेरिकी डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, जापानी येन, स्विस फ्रैंक, स्वीडिश क्रोना इत्यादि। तो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में एक दो बार ऐसे पूछ लिया है कि परिवर्तनीय मुद्रा क्या है। तो हम लोग इसको देख लेंगे कि ये जो अमेरिका डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, ये सब जो है ये परिवर्तनीय मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि हम लोग आप जान लें कि परिवर्तनीय मुद्रा किसे कहेंगे? वैसी मुद्रा कहेंगे जैसे कि जो आसानी से कहीं भी उसको हम लोग लेन देन कर सकें, उसमें कोई किसी भी बाज़ार में उसको खरीद बिक्री, मतलब उससे सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो जैसे कि अमेरिकी डॉलर है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चल सकता है। ऐसे यूरो, जापानी है, तो इसका हर जगह डिमांड है और हर जगह एक्सेप्ट किया जा सकता है और किसी अन्य मुद्रा में इसको चेंज किया जा सकता है। तो ये हमारे हैं परिवर्तनीय मुद्रा। आगे हम लोग देख रहे हैं आरबीआई ने विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करने के लिए FCNR अपडेट
कॉरपोरेट ऋण आदि पर बढ़ोतरी के लिए कदम उठाया है। तो वित्तीय स्थिरता जैसे कि आरबीआई ने इसको हम लोग FCRN जो अकाउंट है, क्यों हम लोग चर्चा किए, क्योंकि जो हमारे जुलाई में था न्यूज़, तो उसमें ये था कि जो आरबीआई ने इसके वृद्धि के लिए कदम उठाए हैं और इसमें सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। तो जैसे इसमें लिखा है कि वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी। तो जो कदम उठाए आरबीआई ने उसको FSDC, जैसे FCRN में अकाउंट में जो वृद्धि के लिए आरबीआई ने जो नियम कानून बनाए, सीधे सीधे हम लोग ये देख सकते हैं कि जो सुधार लाने के लिए और विकास के लिए जो कदम उठाए हैं उसको FSDC ने मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ये तो हम लोग को एग्ज़ाम में मतलब कि कम ही पूछने के चांसेस हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो है हम लोग का ध्यान रखना है कि FCNR क्या है, ग्रीन बॉन्ड क्या है और परिवर्तनीय मुद्रा क्या है। तो इसको महत्वपूर्ण रूप से हम लोग को ध्यान में रखना है। ये देख रहे हैं जो इसके बारे में जान ले कि जो संस्था और काउंसिल के बारे में भी पूछ लेता है, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि इसके बारे में किसने मंजूरी प्रदान की थी, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद FSDC। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या है। इसके गठन के पीछे उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना, अंतर नियामक समन्वय को बढ़ाने के लिए जो इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। तो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, किसी भी संगठन काउंसिल को जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। और इसके जो सदस्य हैं, जो FSDC है, इसके जो सदस्य हैं, इसके सदस्य में है सेबी, इरडा, RBI, PFRDA। इन सभी के मुख्य अधिकारी जो हैं इसके सदस्य में आएंगे। उसके अलावा वित्त सचिव जो हमारे हैं वो भी इसके सदस्य के रूप में आएंगे, और आर्थिक मामलों के सचिव भी ये हमारे मतलब कि इसके सदस्य के रूप में आएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रमुख जो वित्तीय संस्थाएं हैं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और सदस्य के रूप में हैं। तो ये भी जो है परिषद है, काउंसिल है, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और क्योंकि ये चर्चा में भी रहा है तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और याद रखेंगे। आगे हम लोग देख रहे हैं इनायम। ये क्या है? यह भारत का 13वां प्रमुख पत्तन है, मतलब पोर्ट। तो इसके निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। और कहाँ पे इसका निर्माण किया जा रहा है? तमिलनाडु के कोलाचिल में। वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख और 187 छोटे या मझले पोर्ट हैं। तो ये हमारे ध्यान में रखना है, याद रखना है कि जो इनायम है ये मतलब कि अभी निर्माणाधीन जो पोर्ट है उसके श्रेणी में आता है और 13वां प्रमुख बंदरगाह के रूप में ये हमारे सामने आएगा। और ये कहाँ पे स्थापित मतलब कि इसका विकास किया जा रहा है? यह तमिलनाडु के कोलाचिल में इसका विकास किया जाएगा। और जो है वर्तमान में जो 12 प्रमुख बंदरगाह हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। कांडला जो है गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में, मोमोरगांव जो है गोवा में है। गोवा में एक और है, जो है पणजी है, नीचे दिया गया है 12 स्थान पे पणजी है। और फिर है तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में है। और चेन्नई भी तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम जो है आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में है। और पारादीप उड़ीसा में, कलकत्ता या हल्दिया से कहेंगे पश्चिम बंगाल में। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये मुंबई में है। मैंगलोर केरल में है। और पणजी ये सब पहले हम लोग देख चुके हैं, गोवा। तो ये 12 हो चुके हैं। और 12 के बाद जो ये है इनायम, ये 13वां पोर्ट बनने जा रहा है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। इस बंदरगाह, विभिन्न बंदरगाह को भी पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन कहाँ है, उसके लोग मतलब कि उसको स्टेट या फिर लोग जैसे कि लोकेशन क्या है इसको पूछ सकता है। तो ये हम लोग को याद रखना है।
अब हम लोग जान लें कि जो प्रमुख पतन या पोर्ट जो है, मेजर पोर्ट किसे कहते हैं। तो ये पतन संविधान की समवर्ती सूची में है। जो भी मेजर पोर्ट के दर्जे में आएंगे वो संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत रहेंगे, और सभी प्रमुख पतन केंद्र सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होते हैं। तो ये जो भी पोर्ट्स हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो परिवहन और पोत परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं कि सागर माला परियोजना अर्थात इनायम बंदरगाह के निर्माण के लिए लाभकारी है। जैसे सागर माला परियोजना है तो उसके लिए जो है इनायम महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उद्देश्य जो सागरमाला परियोजना के उद्देश्य हैं पतन आधारित प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देना है। तो ये जो परियोजना है इससे इनायम बंदरगाह के विकास को महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है। अब जान लें कि सागरमाला परियोजना क्या है। इसके जो उद्देश्य हैं, जैसे कि क्या है हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि इसका पतन आधारित प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देना इसका ये कार्य है। इसके लिए योजना डेवलप की गई है, परियोजना है। तो इसके उद्देश्य के अंतर्गत हम लोग जान लें कि इसके जैसे हम देख रहे हैं, पहला निकासी नेटवर्क को मजबूत बनाना और देश के बंदरगाहों तक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। तो इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य में है कि नेटवर्क को मजबूत बनाना और जैसे कि बंदरगाहों तक कनेक्टिविटी, जैसे कि आसानी से हम लोग कोई किसी भी राज्य में आसानी से कोई भी बंदरगाहों तक पोर्ट्स तक पहुंच सके, इसके लिए बढ़ावा देना। माल आगे देख रहे हैं हम लोग माल की आवाजाही के लिए बंदरगाहों पर प्रक्रियाओं के सरल बनाना। जैसे कि अगर कोई भी पोर्ट्स पे सामान भेजने के लिए दूसरे देश में कहीं भी सामान भेजने के लिए जा रहा है तो उसके लिए कई नियम कानून रहते हैं, बहुत थोड़ा कठिन होता है। तो उसको उसमें सरलता लाना है, मतलब उसको सिंपल बनाना है। और फिर है किफ़ायती लागत और समय तय करना आवाजाही के लिए, जैसे कि ज़्यादा कॉस्टली भी ना पड़े, कोई भी आराम से दूसरे जगह सामान भेज सके किसी भी पोर्ट से। तो इसके लागत और समय को भी तय करना इसके प्रमुख उद्देश्य में है, जिससे व्यापार को और अधिक कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। तो इसके लिए सागरमाला परियोजना कार्य कर रही है। आगे है कि इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के उपयोग को बढ़ावा देकर माल की त्वरित, कुशल, परेशानी से युक्त और सहज आवाजाही। तो यही है कि मतलब कि विभिन्न परेशानियों को दूर करते हुए और उसके मतलब ऐसे विकास करना है किसी बंदरगाह का कि जो कोई भी सरल तरीके से जा सके, किफ़ायती रेट पे कहीं भी माल बेच सके, दे सके, और उसको ज़्यादा ही किसी ज़्यादा कठिन प्रक्रिया से ना गुजरना पड़े। तो इन सभी को मिला जुला के जो हमारा सागरमाला परियोजना है उसको कवर करता है, उसके लिए है। तो इसके अंतर्गत जो प्रमुख कार्यक्रम है उस विचार हैं, जैसे बंदरगाहों का आधुनिक तरीके से विकास करना, बंदरगाहों की कनेक्टिविटी संवर्धन करना, बंदरगाह आधारित औद्योगिकरण, जैसे कि इस बंदरगाह आधारित जैसे इसमें क्या उद्योगीकरण, इसके लिए उद्योगों को स्थापित करना जो बंदरगाह से संबंधित हो। और फिर तटीय समुदाय विकास, तो जो तटीय सामुदायिक विकास है इसको भी बढ़ावा देना इसके कार्यक्रम के प्रमुख कार्यक्रम में शामिल है, सागरमाला परियोजना के प्रमुख कार्यक्रम में शामिल है। तो हम लोग को सागरमाला परियोजना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय प्रमुख चर्चा के विषय में से वो सागरमाला परियोजना चर्चा में रहा है। तो हम लोग को उसको ध्यान में रखना है और उसको ज़रूर याद रखना है। आगे हम लोग देख रहे हैं इंडियन पोर्ट रेल कॉरपोरेशन, जिसे IPRC भी कहते हैं। तो ये क्या है, प्रमुख बंदरगाहों तक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कंपनी 2013 के अंतर्गत IPRC का गठन किया गया था। यह पोत परिवहन के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। तो
IPRC जैसे कि अभी कनेक्टिविटी को हम लोग सागरमाला परियोजना में कनेक्टिविटी को लेके हम लोग चर्चा किए, तो जो इसके लिए जो IPRC जो है तो ये इसी के अंतर्गत कार्य करता है और इसको बंदरगाहों इसी के लिए बंदरगाहों कनेक्टिविटी के लिए कार्य करता है। और इसे कब स्थापित किया गया था, इसको कंपनी एक्ट 2013 में इसको स्थापित किया गया था। और यह जो है IPRC है, यह बहुत परिवहन मंत्रालय मतलब कि परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, प्रशासनिक नियंत्रण है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं लॉजिस्टिक कार्य निष्पादन सूचकांक, जिसे ALPI 2016 भी कहा जाता है। इसे कौन जारी करता है? इसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है, क्योंकि कोई भी जैसे सूचकांक इंडेक्स है तो उसको जो एग्जाम में पूछता है उसके ज़्यादातर कौन जारी करता है उसका नाम पूछ देता है। और यह जो है LPI वर्ल्ड बैंक की द्विवार्षिक मतलब 2 वर्षों पे रिपोर्ट जारी करता है। ये लॉजिस्टिक कार्य निष्पादन सूचकांक जो है ये 2 वर्षों पे अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो इसमें क्या है, LPI क्या है, किसी देश तथा उसके भीतर भागों में उत्पादन की सुगमता और समर्थता की तुलना स्थिति मापता है। जैसे कि कोई भी देश है, कैसे मतलब कि वो कितना उत्पादन के लिए उपयुक्त है, उसके भीतर कितना समर्थ है, इसके लिए यह तय करता है LPIC। उसके आधार पे वर्ल्ड बैंक जो है वो रिपोर्ट मतलब इंडेक्स जारी करता है। तो इसमें हमारा भारत जो है 35वें स्थान पे है और 2016 में 35वें स्थान पे है। और इसमें सबसे ऊपर जो है जर्मनी और सिंगापुर है। तो LPIC क्या है, इसे कौन जारी करता है, भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसको याद रखना है। आगे हम लोग देख रहे हैं नेटवर्क रेडियंस इंडेक्स। तो यह है नेटवर्क तैयारी सूचकांक, ये भी सूचकांक है, इंडेक्स है। तो ये इसे कौन जारी करता है, इसे वर्ल्ड बैंक फोरम WEF जारी करता है। और क्या इसके थ्रू क्या मापा जाता है, इसके थ्रू यह डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज की तरफ जाने के लिए अनुकूल स्थिति बनाने में विभिन्न देशों की सफलता को इसमें शामिल किया गया। मतलब यही मापता है कि कितना किसी भी देश में डिजिटलीकरण हुआ है और कितना समाज और अर्थव्यवस्था उसके तरफ बढ़ रहा है, तो इसको ये मापता है। और इसमें भारत का स्थान क्या है, इसमें भारत का स्थान 91वें स्थान पे है भारत। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, तो इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब देख रहे हैं पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है, यह कृष्णा गोदावरी नदी को जोड़ने संबंधित है। और कहाँ परियोजना की शुरुआत की गई, आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में। ठीक, तो यह परियोजना कहाँ शुरुआत की गई है, आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में। और यह दक्षिण भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दक्षिण भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। तो इस परियोजना का नाम है पट्टी सीमा लिफ्ट परियोजना, और पहली लगा हुआ है, पहली नदी जोड़ो परियोजना है। तो इसके लिए ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है। और इसके आप लोग नदी को भी देख लीजिएगा, गोदावरी, कृष्णा नदी इत्यादि के लोकेशन को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, तो वो नदियों की स्थिति जैसे कि कहाँ से गुजरती है ये सब, और कहाँ पे है, किन किन राज्यों से मिलती है, सबको पूछ लेता है। तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देख रहे हैं डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक, इसको डी साइड भी कहते हैं। यह है घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्ट बैंक को ही घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक कहते हैं। किस तरह का बैंक है, यह है RBI के
ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक एसबीआई तथा निजी क्षेत्रक बैंक आईसीआईसी की घरेलू प्रणालीबद्ध बैंक की सूची में के रूप में पहचान की। मतलब कि डीसाइड बैंक या डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। किसे? एसबीआई और आईसीआईसीआई को किसने किया है? आरबीआई ने किया है। तो हम लोग देखें आगे इसके तो जो है सिप क्या है, मतलब कि जो इसमें है सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक जो है इसे ये क्या है, तो इसको शॉर्ट में हम लोग देख रहे हैं सिप्स क्या है। तो इन्हें देश में कुछ बड़े बैंकों के रूप में जाना जाता है। जो सिप्स की श्रेणी में आते हैं वो देश के बड़े बैंक होते हैं और साथ ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था इन बैंकों पर निर्भर होती है। इन्हें टू बिग टू फॉल की संज्ञा दी जाती है। जो इस सूची में आते हैं तो उन्हें टू बिग टू फॉल की फेल की संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि संकट के समय इन बैंकों के लिए सरकार ने समर्थक की उम्मीद की, जैसे कि समर्थन की उम्मीद करते हैं। जैसे कि जब भी अगर संकट की स्थिति है तो इन बैंकों से ये अपेक्षा किया जाता है कि वो लोग इतना कर सकें, मतलब इतना सपोर्ट कर सकें कि देश की अर्थव्यवस्था सरकार स्टेबल हो सके। तो इसलिए जो सिप्स हैं इसके लिए कार्य करते हैं। मतलब इसके अंतर्गत इन सभी जो दिया गया है उसके अंतर्गत सिप्स को कोई किसी बैंक को सिप्स की श्रेणी में रखा जाता है। तो किसे रखा गया है फिलहाल में? आरबीआई और जो एसबीआई है और आईसीआईसीआई है। तो ये जो सिप्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक वैश्विक सिप्स और एक घरेलू सिप्स। तो वैश्विक सिप्स होते हैं, इनकी पहचान बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा की जाती है। जो बेसल समिति है उसके द्वारा इसकी पहचान की जाती है। और जो घरेलू सिप्स हैं तो उसे केंद्रीय बैंक अर्थात भारत में आरबीआई द्वारा पहचान की जाती है। तो जो घरेलू सिप्स के अंतर्गत फिलहाल में आईसीआईसीआई को और एसबीआई को रखा गया है, पहचान किया गया है। आगे हम लोग देख रहे हैं सरफेसई एक्ट। सरफेसई ये क्या है? इस कानून को ये सरफेसई एक्ट 2016, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि 2016 में इस महत्वपूर्ण इसमें सुधार किया गया। और यह कानून सबसे पहले जो लाया गया था 2002 में सरफेसई कानून लाया गया था। तो इसको देखने क्यों लाया गया था? तो किसी भी अदालत या 2002 में इसे जब लाया गया था, किस लिए लाया गया था? किसी भी अदालत या ऋण वसूली न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बिना इंटरफेयर के बिना आवासीय या वाणिज्यिक परिसंपत्तियों की नीलामी के लिए, जैसे कि कोई भी मतलब कि जैसे बाहरी हस्तक्षेप हो किसी का, उसके बिना जो भी कमर्शियल कंपनियां हैं उसको कमर्शियल कंपनियां हैं आवासीय वाणिज्यिक बैंक की संपत्ति की नीलामी किया जा सकता है। तो इसके लिए सरफेसाई एक्ट को लाया गया और है कि यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सक्षम करने के लिए लाया गया था, जिससे कि मतलब कि इससे किसको फ़ायदा होगा? इससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको स्वतंत्रता दी गई कि वो किसी भी आराम से, मतलब बिना किसी ज़्यादा रोक टोक के वो किसी भी आवासीय या वाणिज्यिक संपत्तियों की नीलामी कर सकते हैं। तो इसको लाया गया और इसके चलते एआरसी का गठन किया गया। तो एआरसी क्या है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी। जैसे कि इसको देख रेख करेगी और उसके अंतर्गत जो बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो लोग विभिन्न आवासीय या वाणिज्यिक संपत्तियों की नीलामी इसके अंतर्गत देख रेख के अंतर्गत ये लोग करेंगे। और इसमें बाहरी कोई जैसे सरकारी हस्तक्षेप जो होता है वो कम होगा, अदालती हस्तक्षेप कोर्ट वगैरह के चक्कर कम लगेंगे। इसलिए ये सरफेसाई एक्ट के स्थापित किया गया।
और इसमें जो ARC है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसकी देखरेख करती है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो है ऋण वसूली न्यायाधिकरण, ये क्या है? सिविल अदालतों के विकल्प के तौर पर इन्हें ऋणों के प्रवर्तन या वसूली के लिए DRT के सृजित DRT अर्थात ऋण वसूली न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। तो इससे विकल्प के जैसे कि पहले जो थे अदालत में सीधे किसी भी मामले के लिए अदालत में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, डिस्ट्रिक्ट कहीं भी, तो इसके स्थान पे जैसे कि न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल ला दिया गया, जो आसान कोई भी जैसे कि अगर वाद विवाद होता है नीलामी के संदर्भ में, तो वो आसानी से इसका सुलझा सके, जल्दी परिणाम दे सके और रिजल्ट दे सके, अपना फैसला सुना सके, इसके लिए DRT का गठन किया गया। यह अदालतों और मतलब सिविल अदालतों के एक ऑप्शनल के रूप में है। ठीक, आगे हम लोग देखें, ये सरफेसाई एक्ट जैसे मैंने पहले ही कहा कि वो 2016 में सितंबर या अगस्त सितंबर में आया है, तो उसमें जो उसी के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसके पहले हम लोग जान लिए कि ये क्या है और ये कैसे कार्य करता है, इसमें क्या नियम कानून बनाए गए हैं, इसके अंतर्गत कौन से संगठन है। तो इसके अब देखते हैं कि जो फिलहाल में चेंज किया गया है तो वो क्या किया गया है। तो सब हम लोग देख रहे हैं कि यह कानून सरकारी बैंकों को ऋण वसूलने के लिए ज़्यादा अधिकार देगा। जैसे कि इसका गठन 2002 में किया गया था, तो उसमें भी बहुत इसको सुविधा दिया गया था और रोक टोक कम लगाने के लिए ऐसे नियम बनाए गए थे। लेकिन जो 16 में है, इसमें और थोड़ा लचीलापन लाने के लिए इसमें ये एक्ट लाया गया। फिर है कि ऋण नहीं लौटाने वाले लोगों या कंपनियों के खिलाफ अब जल्दी और ज़्यादा सख्त कदम उठाया जा सकता है। जैसे कि कोई भी अगर ऋण ले लेता है व्यक्ति, तो अब कंपनी को ज़्यादा स्वतंत्रता दिया गया है कि मतलब कि जो भी बैंक्स हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, उनको अब ज़्यादा स्वतंत्रता दिया गया है कि ताकि वो इनमें सुधार कर मतलब जैसे कि जो भी अगर लोन लिया है उनसे लंबे समय तक कुछ ही समय जैसे कि चुकता नहीं किया है, तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन ले सकते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं, इस कानून के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति, वर्ग या कंपनी का ऋण माफ़ किया जाता है तो उसके प्रावधान केंद्र या राज्य के बजट में करना होगा। जैसे कि अक्सर क्या होता है कि लोन वगैरह का माफ़ कर देने से क्या होता है कि इसमें बैंकों को मतलब कि घाटा होता है, वित्तीय संस्थाओं को घाटा होता है, क्योंकि वो काफ़ी संख्या में ऋण दिए होते हैं। तो इसको जैसे माफ़ करने से पहले क्या करना होगा कि उसमें बजट में इसके लिए प्रावधान करना पड़ेगा। जानबूझकर ऋण नहीं लौटाने वाले कंपनियों पर कब्जा करना अब आसान होगा। जैसे कि जो जानबूझ के जो भी पैसा, जैसे विजय माल्या एक उदाहरण के तौर पे हम लोग ले सकते हैं, तो वो जानबूझ के पैसा नहीं लौटा रहे हैं, तो उनके उस तरह के लोगों के ऊपर क्या किया जा सकता है कि कब्जा करना अब आसान होगा। फिर हम लोग देख रहे हैं कि कृषि ऋण को इस नियम से बाहर रखा जाएगा। जैसे कि इस जो भी इसके अंतर्गत नियम बनाए गए कि अगर माफ़ी किया जाता है, जैसे ऋण की माफ़ करेंगे उससे पहले क्या करना होगा कि हम लोग को जो भी बजट है उसमें उसका प्रावधान करना पड़ेगा। तो लेकिन इसमें क्या है, इसे कृषि ऋण से बाहर रखा जा सकता है, यानी कि सरकारें ये घोषणा कर सकती हैं कि किसी भी समय मतलब कि कृषि ऋण को माफ़ कर सकती हैं। ठीक, फिर है कि शिक्षा ऋण के अंतर्गत यदि किसी छात्र को पढ़ाई के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है तो उसे उस स्थिति में नरमी का प्रावधान है। जैसे कि अगर कोई भी बच्चा स्टूडेंट ऋण लेता है और उसे जैसे कि नहीं मिल पाता है, उस नौकरी नहीं मिल पाती है, तब तक उसमें सख्ती बरती जाएगी, और जैसे ही अगर वो सक्षम हो जाएगा तो उसमें क्या करेगा कि वो अपना ऋण लौटा सकता है। तो प्रमुख ऋण की राशि जो होगी, लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो
प्रमुख ऋण है, जैसे कि जो ऋण की राशि है उसमें माफ़ नहीं किया जाएगा, भले कुछ कम कर दिया जाए या फिर कुछ समय बढ़ा दिया जाए, लेकिन उसको पूर्णतः माफ़ नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा रहा सरफेसी एक्ट 2016 के अमेंडमेंट जो है, ये हम देख लिए, महत्वपूर्ण विशेषताओं को देख लिए। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं कि सरफेसाई अमेंडमेंट 2016 जो है, इसने किन किन को मिला, मतलब इस जो संशोधन किया गया है इसमें किसको शामिल किया गया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सरफेसाई एक्ट 2002, DRT एक्ट 1993, भारतीय स्टाम्प शुल्क अधिनियम 1899 और डिपॉजिटरी एक्ट 1996 को इसमें शामिल किया गया है। जो भी कानून है उसको मिलाकर उसमें संशोधन कर सरफेसाई एक्ट 2016 को बनाया गया है। ठीक, हम लोग आगे देख रहे हैं। आगे है कार्ड से भुगतान के बढ़ावा के लिए पैनल गठित किया गया है। जो एक पैनल गठित किया गया है, मतलब वही सितंबर और अगस्त में पैनल गठित किया गया था जो कार्ड के भुगतान से संबंधित था। मतलब कि तो ये है, जैसे कि डिजिटल पेमेंट, सीधे सीधे ये कहेंगे कि डिजिटल पेमेंट, और जैसे कि हम लोग करते हैं तो उसको बढ़ावा देने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। तो इसको जो अध्यक्ष जो हैं, कौन हैं, इसके अध्यक्ष जो थे रतन पी वटल। ये क्या हैं, ये पूर्व वित्त सचिव हैं और अध्यक्ष इस जो समिति में थे, अध्यक्ष सहित 11 सदस्यीय समिति में इसमें शामिल थे, मतलब कि 11 सदस्य थे। और यह समिति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन देन को बढ़ावा देने के लिए तरीके सुझाएगी, मतलब उस समय इसलिए इसका गठन कर दिया गया था। तो हम लोग बस याद रखना है कि जो रतन पी वटल जो है, ये किस समिति से संबंधित है, तो कार्ड से भुगतान या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इनका गठन किया गया था। अब हम लोग देख रहे हैं एंटरप्रेन्योर पार्क। ये क्या है, ये इसका उद्देश्य प्रारंभिक चरण वाले 50 स्टार्टअप्स का पोषण करना और 5 वर्षों से कम वैश्विक कंपनियों को खड़ा करना है। तो यह जो है इसका मुख्य जो उद्देश्य है, जैसे कि कोई भी अगर स्टार्टअप कंपनियां हैं वो 50 हैं, अगर मतलब कि जो भी प्रथम में 50 हैं उसको 5 वर्षों से कम वैश्विक, जैसे कि उसको मतलब इतना विकास उसका करना है कि वो वैश्विक कंपनी के रूप में खड़ा हो सके। यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। जो एंटरप्रेन्योर पार्क है, यह किसके द्वारा वित्त पोषित है, मतलब इसको कौन इसके कार्य को संचालन के लिए कौन पैसा देता है, वह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो हम लोग को किसी जैसे कि यूपीएससी एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण होता है वो मंत्रालय को याद रखना महत्वपूर्ण होता है। और फिर इसके जैसे कि थोड़ा बहुत देख लेंगे कि क्या होता है। और फिर जैसे कि इसमें इलेक्ट्रोप्रेन्योर पार्क है, इसको देखते हुए हम लोग को नहीं लगेगा कि ये कोई मतलब कि इस तरह के कार्य करेगा और मतलब कि ये वित्त संबंधित एक स्टार्टअप से संबंधित है, इसको हमको देखते हुए हम लोग को नहीं लगेगा। तो इसको ज़रूर ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोप्रेन्योर पार्क क्या है। ठीक, और फिर ये है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत वित्त पोषित होता है। आगे हम लोग देख रहे हैं इसका क्रियान्वयन व प्रबंधन किया जाता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन यानी STPI और IESA के द्वारा जो है एंटरप्रेन्योर पार्क का कार्य जो भी होता है उसको प्रबंधन और क्रियान्वयन किया जाता है। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देख रहे हैं कि मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण क्या है। तो यह इन्फ्लेशन टारगेटिंग, तो यह सरकार के मुद्रास्फीति या CPI
मुद्रास्फीति के लिए 2021 तक 2 अंकों के उतार चढ़ाव के साथ 4% का लक्ष्य अधिसूचित किया गया है। जैसे कि जो ये मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण है, उसके अंतर्गत क्या किया गया है कि जैसे कि 2021 तक मतलब कि मुद्रास्फीति को एक टारगेटिंग बना दिया गया है कि इतना ही रहना चाहिए 2021 तक। तो कितना 2 अंकों जैसे कि उतार चढ़ाव के साथ, जैसे कि इसमें 4% अगर लक्ष्य रखा गया है तो उसमें जैसे कि भले कम हो जाए, अर्थात 2% हो जाए या फिर 6% हो जाए, लेकिन उसके आगे नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और दो मतलब कि 2 से भी कम नहीं होना चाहिए। इसके अंतर्गत यह टारगेट रखा गया है। और यह आगे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने बताया वही इसमें लिखा हुआ है। और यहाँ पे CPI जो लिखा हुआ है मतलब कि ये कॉस्ट प्राइस इंडेक्स पे लागू होता है। जो मुद्रास्फीति है वो जो कंज्यूमर प्राइस जो है उस पे ये लागू होता है। तो आगे हम लोग देखें, आगे हम लोग देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन ट्रेनिंग ये क्या है। यह मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण मौद्रिक नीति रणनीति को संदर्भित करता है। तो इसके अंतर्गत जैसे कि मौद्रिक नीति कौन तय करता है, जैसे हम सभी जानते हैं RBI। तो RBI ये मौद्रिक नीति का एक भाग है और इसके अंतर्गत मुद्रास्फीति के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और उसके उपरांत नीति निर्माण इस तरह से किया जाता है ताकि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो जो जैसे कि इसमें निर्धारित लक्ष्य यही रखा गया है कि 4% रखा गया है, उसके या तो 2 पीछे या 2 आगे हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और ये 5 वर्षों के लिए है, अर्थात 2021 तक के लिए है। जैसे कि हमने बताया अभी, तो ये 5 वर्षों के लिए है और 2021 तक। तो ये रहा हमारा मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो इसको हम लोग ध्यान में रखें क्योंकि इन्फ्लेशन संबंधित है, तो इससे क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि कितना उसको टारगेट किया गया है, कितने टाइम के लिए किया गया है, तो इसको याद रखेंगे। आगे हम लोग देख रहे हैं मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी काउंसिल। यह एक 6 सदस्यीय समिति है। मतलब अभी इसका गठन किया जाएगा। इसमें कौन कौन सदस्य होंगे, इसमें सदस्य होंगे RBI के 3 सदस्य, जो गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, एक अन्य अधिकारी जो होगा RBI से संबंधित 3 होंगे, और फिर होगा अन्य 3 सदस्य होंगे। इसकी नियुक्ति कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित एक पैनल के सिफारिश के आधार पर किया जाएगा। जैसे कि अन्य मतलब टोटल 6 होंगे, 6 तो आपका RBI से आ गया, और 6 जो हैं और 3 जो हैं आपका केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित एक पैनल, जो केंद्रीय हमारे सचिव हैं उसके अंदर गठित जो भी समिति होगी वह तय करेगा कि जो 3 अन्य सदस्य होंगे कौन कौन होंगे। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मॉनेटरी पॉलिसी काउंसिल में कौन कौन सदस्य हैं। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग देख रहे हैं ईस्टर्न कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर, यह शॉर्ट फॉर्म ECEC। यह पूर्वी तट आर्थिक गलियारा है और कहाँ से कहाँ तक है, तमिलनाडु के तूतीकोरन से पश्चिम बंगाल तक, और यह भारत का पहला तटीय आर्थिक गलियारा है, कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला है, और फिर इसका जो लोकेशन है तूतीकोरन और पश्चिम बंगाल है। तो ये इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो पहला कोस्टल कॉरिडोर कौन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ईस्टर्न कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये भारत का पहला तटीय आर्थिक गलियारा है, और ये इसका लोकेशन जैसे कि आप देख ही रहे हैं तमिलनाडु के तूतीकोरन से पश्चिम बंगाल तक है, और ये कुल 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस परियोजना के एक भाग के रूप में एशियाई बैंक ने विशाखापट्टनम और चेन्नई के बीच औद्योगिक गलियारे के निर्माण के लिए $631 मिलियन की मंजूरी प्रदान की है।
तो इसके अंतर्गत जैसे एक भाग इसका ये भी है, औद्योगिक विशाखापट्टनम और चेन्नई के बीच औद्योगिक गलियारा का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत तो इसका जो इसके लिए ऋण दिया है एडीबी ने 631 मिलियन डॉलर। तो हम लोग जान लें कि जो औद्योगिक गलियारा है क्या है, विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर BCIC। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे कि इसमें महत्वपूर्ण जो है ये देखना है कि किसने इसके लिए ऋण दिए, तो वो दिए एडीबी ने। एडीबी के बारे में जैसे हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब देख रहे हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। 2016 में जारी किए गए 138 देशों के सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर है, और जबकि 2015 में कितने स्थान पे था, यह 55वें स्थान पे था। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि भारत ने इसमें प्रोग्रेस मतलब कि आगे बढ़ते हुए 39 स्थान पे आ गया है। तो यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे कौन जारी करता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स को कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे है पोजी स्कीम। ये क्या है, यह एक फर्जी निवेश घोटाला है जिसमें निवेशकों को कम जोखिम के साथ उच्च दर के लाभ का वायदा दिया जाता है। जैसे कि इसमें जैसे जो जिसकी डिमांड नहीं है फ़िलहाल में, और उस पर क्या करता है, उसमें निवेश घोटाला है। निवेश के लिए कहा जाता है कि आप लोग इसमें निवेश कीजिए और उच्च लाभ इसमें मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने पोजी स्कीम के उपभोक्ताओं को बचाने के लिए प्रत्यक्ष विक्रय और मल्टी लेवल मार्केटिंग के व्यवसाय को विनियमित करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को निर्देश दिया है। तो हम लोग देख लिए ये आज हम अभी देखें कि पोजी स्कीम क्या है, और सरकार ने इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है सितंबर में। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है। और सीधे एग्जाम में ये पूछ ले कि पोजी स्कीम क्या है, तो हम लोग इसको समझ गए हैं, इसको लिख सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। तो आज हम लोग देख लिए जो है विभिन्न इकोनॉमी के महत्वपूर्ण बिंदुओं, करेंट अफेयर्स को हम लोग देख लिए, उस पर चर्चा कर लिए। तो ये जो है काफ़ी सभी देखे कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, और सभी जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो क्या करेंगे हम लोग कि इसको याद रखेंगे, और आप लोग जो मैंने आज वीडियो बनाया तो इकोनॉमी पे था, आगे मैं 3 महीने के लिए ऐसे ही एनवायरनमेंट पे या सोशल इशूज पे या पॉलिटी इन सभी में से किसी एक पे बनाऊंगी जल्दी ही। और सभी जो भी है और भी जो सब है वो सभी को जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगी, ताकि एग्ज़ाम में हम लोग का बेहतर परफॉर्मेंस हो सके। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।